हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रेमचरण साइकोलॉजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने साथ जुड़ सकें व लाभान्वित हो सकें। आज मैं साइको के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेकर उपस्थित हुई हूँ जो रीट परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 1 है, कौन सी अवस्था में बालक में नैतिकता का अभाव होता है? यानी कौन सी अवस्था है जिसमें नैतिकता का अभाव होता है? ए प्री कन्वेंशनल स्टेज, बी कन्वेंशनल स्टेज, सी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज और डी है स्वशासित स्टेज। तो इसका सही आंसर क्या है? प्री कन्वेंशन स्टेज। यानी इसमें क्या है कि जो कोहलबर्ग है उन्होंने 1969 में नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ये सिद्धांत किसने दिया था? कोहलबर्ग ने दिया था। इस सिद्धांत में कोहलबर्ग ने 3 स्टेज बताई थी। पहले बताई प्री कन्वेंशन स्टेज, जिसमें 4 से लेकर 10 वर्ष तक की अवस्था होती है। दूसरी थी कन्वेंशन स्टेज, जो कि 10 से लेकर 13 वर्ष तक की अवस्था मानी गई है। और तीसरी है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जो कि 13 वर्ष से अधिक की मानी गई है। अगला प्रश्न है, चरित्र निर्माण में निम्नलिखित कारक सहायक नहीं है। चरित्र निर्माण में निम्नलिखित में से कारक सहायक नहीं है पूछा है। ए आदत, बी इच्छा, अनुकरण और निर्देश। तो इसमें क्या पूछा है कि चरित्र निर्माण में सहायक नहीं है, तो क्या नहीं होता है? निर्देश वो सहायक नहीं होता है। यानी बालक अपने से बड़ों का अनुकरण करता है, न कि उसके निर्देश का। इसलिए बड़ों का कार्य अच्छा होना चाहिए। अगर बालक में अच्छी बातों को सिखाने की इच्छा है तो उसके चरित्र का निर्माण करना होगा, और चरित्र अच्छी आदतों का ही संगठन है। अगला प्रश्न है, बालक सामाजिकरण का प्राथमिक घटक है। यानी बालक के सामाजिकरण का प्राथमिक घटक है परिवार, विद्यालय, राजनीतिक दल और क्रीड़ा स्थल। तो इसमें कौन सा आएगा? इसमें है परिवार। क्या है? परिवार। अगला प्रश्न है, शेषावस्था में 3 वर्षों में बालक का शारीरिक विकास होता है। तीव्र गति से, धीमी गति से, मध्य गति से और सभी। तो इसमें क्या होता है? शेषावस्था में तीव्र गति से विकास होता है। यानी शेषावस्था में शारीरिक विकास है वो तीव्र गति से होता है, और शेषावस्था और किशोरावस्था में शारीरिक विकास है वो स्पष्ट दिखाई देता है। शेषावस्था बालक के जीवन की आधारशिला या नींव मानी गई है। यानी जन्म के समय बालक का वजन है वो 3.6 किलोग्राम होता है, जो कि 6 माह में, कितने माह में? 6 माह में ये क्या हो जाता है? दुगुना हो जाता है। यानी लगभग 7 किलो के आसपास हो जाता है। और 1 वर्ष में क्या होता है? ये 3 गुना हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक के अलावा सभी गर्भावस्थाओं की अवस्था है। यानी निम्न में से एक के अलावा सभी गर्भावस्था की अवस्थाएं हैं भ्रूणीय, बीजावस्था और इन्फेंसी। तो इसमें क्या है? गर्भावस्था की अवस्था पूछी है, तो कौन इसका सही आंसर क्या होगा? इन्फेंसी। यानी इन्फेंसो होता है। गर्भावस्था की 3 अवस्थाएं बताई गई है। कितनी अवस्थाएं बताई गई है? 3 अवस्थाएं बताई गई। पहले तो क्या है? भ्रूणीय अवस्था, इसे बीजीय अवस्था भी कहा जाता है और इसे डिंबावस्था भी कहा जाता है। इसमें एक बीज के समान अंडाणुमान आकृति होती है। दूसरी क्या होती है? यह भ्रूणीय होती है। क्या होती है? भ्रूणीय अवस्था। इसे भ्रूणावस्था या पिंडावस्था कहा जाता है। और 3 नंबर पर क्या होती है? गर्भावस्था। इसमें क्या है? शिशु का विकास होता है। और शेषावस्था जन्म के पश्चात की पहली अवस्था होती है। इसे ही क्या कहा जाता है? इन्फेंसी कहते हैं। यानी शेषावस्था का ही दूसरा नाम क्या है? इन्फेंसी अवस्था है। ये तीनों है, ये गर्भावस्था की अवस्थाएं होती हैं, लेकिन ये नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से विकास का सिद्धांत है। ए विकास की दिशा का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत,
परस्पर संबंध का सिद्धांत और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, यानी विकास के उपरोक्त सभी। यानी इसमें क्या होता है कि विकास की दिशा का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत और एकीकरण का सिद्धांत, वंश तथा वातावरण में अंतःक्रिया का सिद्धांत, ये सभी क्या होते हैं? सिद्धांत माने गए हैं। अगला प्रश्न है, बालक के सामाजिक विकास के लिए किसका सिद्धांत उपयोगी है? ए थॉर्नडाइक, स्किनर, गिलफोर्ड या बंडूरा। तो किसका सिद्धांत सबसे उपयोगी माना गया है? तो बंडूरा का माना गया है। यानी बंडूरा है, ये कहाँ के रहने वाले थे? कनाडा के। कहाँ के रहने वाले थे? कनाडा के रहने वाले थे, जिन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है। और इस सिद्धांत को अनुकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, उसी को किसका नाम दिया गया है? अनुकरण का सिद्धांत माना गया है। अगला प्रश्न है, अधिगम के लिए सही कथन नहीं है। अधिगम के लिए सही कथन नहीं है। अनुभव के आधार पर व्यवहारगत परिवर्तन, अधिगम वातावरण की उपज, अधिगम अनुभवों का संगठन और परिपक्वता अधिगम की पूर्णता प्रदान नहीं करती है। तो इसका क्या है? अधिगम का सही कथन नहीं है पूछा है, तो इसमें सही आंसर क्या होगा? परिपक्वता अधिगम को पूर्णता प्रदान नहीं करती है। अगला प्रश्न है, एक छात्र को अधिगम निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? किस पर निर्भर नहीं करता है? उम्र एवं परिपक्वता पर, पूर्व अनुभव और अधिगम पर, आर्थिक स्थिति पर और अभिप्रेरणा पर। तो किस पर नहीं करता है? आर्थिक स्थिति पर। यानी सीखना एक निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। व्यक्ति कहीं भी, किसी भी समय, किसी से भी और कुछ भी सीख सकता है। इस तरह है सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। स्थायी अधिगम अभिप्रेरणा, पूर्व अनुभव और परिपक्वता द्वारा ही होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से जो अभिप्रेरणा का लक्षण नहीं है? चिंता, एकाग्रता, उत्सुकता और गतिशीलता। तो चिंता क्या है? अभिप्रेरणा का लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद होना चाहिए। संगन कार्य, सभी पाठों का व्यवस्थित रूप से दोहराना, विद्यार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धियों के बारे में बताना या समुचित उपचार कार्य करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? समुचित उपचार कार्य करना होता है। यानी बालक के शिक्षण या अधिगम की कुछ कमियां रह जाती हैं और उन कमियों को हम मनोविज्ञान के माध्यम से पता लगाया जाता है। और जब पता लगाया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? निदान कहा जाता है। यानी किसी भी चीज़ कमी का पता लगाना निदान कहलाता है और उस कमी को दूर करना उपचार कहलाता है। और निदानात्मक और उपचारात्मक ये दो विधियां भी मानी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, बी लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, सी बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है, और डी में है सामान्यतः लड़के और लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बुद्धि का लिंग भेद के साथ कोई संबंध नहीं है। यानी बुद्धि क्या है? एक जन्मजात है। बुद्धि क्या होती है? जन्मजात होती है, ना कि अर्जित होती है। तथा बुद्धि समायोजन और अमूर्त चिंतन तथा समस्या समाधान की योग्यता है। बुद्धि एवं लिंग का शून्य से संबंध होता है, अर्थात लड़के और लड़कियों को बुद्धि लब्धि के आधार पर दो वर्गों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, बहिर्बुद्धि बालक की विशेषता नहीं है। बहिर्बुद्धि बालक की विशेषता नहीं है पूछा इसमें। तो व्यवहार कुशल, कार्य करने की दृढ़ शक्ति, आक्रामक और हंसमुख। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आक्रामक। क्या होगा? आक्रामक। अगला प्रश्न है, फ्रायड ने सबसे अधिक बल किस प्रवृत्ति पर दिया है? काम, रचना, संरचना या समूह है। तो फ्रायड ने किस पे बल दिया है? काम पर दिया है। यानी फ्रायड ने काम प्रवृत्ति यानी को लिबिडो के नाम से जाना है, और उन्होंने बताया कि मनुष्य इस मूल प्रवृत्ति का शोधन या पूर्ति नहीं करता है,
तो व्यक्तित्व का सर्वाधिक विनाशकारी परिणाम जैसे कुंठा, तनाव, अपराधी हो जाना, ये सभी गुण आ जाते हैं उसमें। उन्होंने शिशुअवस्था में शिशु को काम प्रवृत्ति का होना बताया है। अगला प्रश्न है, जलोटा ने परीक्षण दिया है। जलोटा ने कौन सा परीक्षण दिया है? तो रुचि परीक्षण, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण या योग्यता परीक्षण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? शाब्दिक परीक्षण। क्या होगा? शाब्दिक परीक्षण। 1951 में जलोटा ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी में सामूहिक मौखिक परीक्षण दिया है। इसे सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षण भी कहा जाता है। और सामूहिक बुद्धि परीक्षण वह परीक्षण होता है जिसमें एक से अधिक व्यक्तियों की मानसिक योग्यता की जांच की जाती है। और इस परीक्षण के अंतर्गत 7 क्षेत्रों से संबंधित, कितने क्षेत्रों से? 7 क्षेत्रों से संबंधित कुल 100 प्रश्नों को माना है। इसलिए इस परीक्षण को शाब्दिक वर्गों में सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण हेतु सर्वप्रथम बिने साइमन मापनी का निर्माण किया गया, यानी कब किया गया? 1905 में, 1906 में, 1908 में या 1904 में? तो कब किया गया? 1905 में किया गया था। अगला प्रश्न है, जब आप अपने जूते एक रैंक पर रखते हैं, उस रैंक को उस स्थान से हटा दिया जाता है, फिर भी आप जूते रखने के लिए उसी स्थान पर जाते हैं जहां पर पहले रैंक रखी थी। ये है होने का कारण है, यानी ये होने का क्या कारण है? पुनर्बलन, अंतर्दृष्टि, अनुबंधन या भूल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनुबंधन। यानी इसमें क्या है कि ये है, उदाहरण क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है, और जो कि किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। और इस सिद्धांत में क्या है कि अस्वाभाविक उद्दीपन के साथ होने वाली क्रिया क्या कहलाती है? अनुबंधन कहलाती है। यानी अस्वाभाविक उद्दीपन के साथ होने वाली क्रिया क्या? अनुबंधन कहलाती है। अंतःदृष्टि सिद्धांत वर्दिमर, कोहलर और कोफका ने दिया था, और पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? हल ने दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, कक्षा में ऊंचा शून्य तथा जो कमजोर नजर वाले छात्रों को बिठाना चाहिए। आगे की पंक्ति में, बीच की पंक्ति में, पीछे की पंक्ति में या अलग पंक्ति में? तो आगे की पंक्ति में बिठाना चाहिए। अगला प्रश्न है, बालकों के कुसमायोजित होने का कारण है। आनुवंशिक कारण, स्वभावगत या संवेगात्मक कारण, शारीरिक कारण या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी कारण माने गए हैं। उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। क्या आप करेंगे? यानी इरफान है वो खिलौनों को तोड़ देता है और पुर्जों को अलग अलग करके उन्हें देखता है। आप क्या करेंगे? तो ए में है, उस पर हमेशा नज़र रखेंगे, उसकी जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे तथा उसकी ऊर्जा सही दिशा में संचालित करेंगे, उसे समझाएंगे कि खिलौना को तोड़ना नहीं चाहिए और इरफान को खिलौनों से कभी भी खेलने नहीं देंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है कि उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा की ओर संचालित करेंगे। क्या है कि इरफान का खिलौना तोड़ना तथा उसकी जिज्ञासु स्वभाव है, यह बालक की सृजनात्मकता का परिचायक होता है। जिज्ञासु बालकों की जिज्ञासा को शांत करनी चाहिए तथा उसे उचित कार्य के लिए प्रोत्साहित या सही दिशा देनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शिक्षण सूत्र है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर या उपरोक्त सभी? तो ये ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, उपरोक्त सभी, यानी सभी शिक्षण सूत्रों में आते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की कार्यशाला आयोजित की गई, यानी कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई थी? NCERT जयपुर में, NHRD दिल्ली में, NCERT नई दिल्ली में और SCERT उदयपुर में। तो कहाँ आयोजित की गई थी? NCERT दिल्ली में आयोजित की गई। यानी NCERT की नई दिल्ली में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की कार्यशाला अध्यापकों और प्रशिक्षणार्थियों
के लिए की गई थी और इसको क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया गया था। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रक्रिया का मुख्य बिंदु है पाठ्यक्रम, विद्यार्थी, शिक्षक या उपरोक्त सभी। तो इसका क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है शिक्षण कार्य करते समय, शिक्षण पूर्व, शिक्षण उपरांत या किसी भी समय। तो क्रियात्मक अनुसंधान कब किया जाता है, कि शिक्षण कार्य करते समय ही क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। यानी शिक्षण की समस्याओं को दूर करने हेतु शिक्षण के दौरान ही क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। अर्थात इस शब्द का अर्थ है कि तत्काल किए जाने वाले अनुसंधान ही क्या कहलाता है, क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों का विकास व लागू करने का अधिकार किसे होगा, राज्य सरकारों को, स्थानीय निकायों को, केंद्र सरकार को या किसी को भी। तो इसमें क्या होगा, केंद्र सरकार को होगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम पारित किया गया 2004 में, 2008 में, 2005 में या 2006 में। तो कब किया गया, 2005 में। अगला प्रश्न है, ईमानदारी के मूल्यांकन के लिए एक अध्यापक कृत्रिम वातावरण सर्जित करता है जहां बालक पैसा चुरा सकता है। एक उदाहरण है प्रक्षेपण परीक्षण का, परिस्थिति परीक्षण का, अवलोकन विधि का या खेल विधि का। तो इसका सही आंसर क्या होगा, परिस्थिति परीक्षण का। यानी यह एक विधि निष्पादन विधि के ही समान मानी गई है। क्या है, परिस्थिति परीक्षण है, ये निरीक्षण विधि के निष्पादन विधि के समान ही मानी गई है। ये है केवल वो होती है जिसमें कृत्रिम परिस्थितियां हैं वो पैदा की जाती हैं और उसके बालक के व्यवहार को देखा जाता है। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने, गार्डनर ने, थॉमसन ने या गिलफोर्ड ने। तो बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, गार्डनर ने। किसने दिया था, गार्डनर ने। इसमें है थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक ने भी सिद्धांत दिया था। सही आंसर है गार्डनर का। अगला प्रश्न है, मनुष्य निम्न में से निष्पादन परीक्षण है, निम्न में से निष्पादन परीक्षण है मनुष्यकर्षण परीक्षण, चित्रपूर्ति परीक्षण, ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण या कहानी लेखन परीक्षण। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण। कौन सा है, ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण। मनुष्यकर्षण परीक्षण, चित्रपूर्ति परीक्षण और कहानी परीक्षण, इसे क्या कहा जाता है, पेपर पेंसिल परीक्षण भी कहा जाता है। यानी ये तीनों क्या है, पेपर पेंसिल परीक्षण कहलाते हैं। और ब्लॉक बिल्डिंग हो गया, वस्तु संयोजन परीक्षण हो गया, ये क्या है, निष्पादन परीक्षण की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण है। संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों, ये पुस्तकें लिखी थी, किसने लिखी थी, डेनियल गोलमेल ने, जॉन मेयर ने, पीटर सेलावे ने और थॉमसन ने। तो किसने लिखी थी ये पुस्तकें, गोलमेल ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, महिलाओं के जनन कोष में अर्थात अंडाणु में निम्नलिखित में से पाया जाता है। तो क्या होता है, इसमें केवल वाई गुणसूत्र होता है, केवल अक्ष गुणसूत्र होता है, अक्ष और वाई दोनों गुणसूत्र होते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा होता है, केवल अक्ष गुणसूत्र होता है। कौन सा होता है, केवल अक्ष गुणसूत्र ही होता है। अगला प्रश्न है, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है 14 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष या 6 वर्ष। तो कितनी होती है, 14 वर्ष। यानी 14 वर्ष का बालक होता है उसमें पूर्ण मानसिक योग्यता का विकास हो जाता है। यानी दूसरे माह में बच्चा क्या करता है, दूसरे माह में बच्चा ध्वनि को पहचानता है। क्या करता है, दूसरे माह में ध्वनि को पहचानता है। तीसरे माह में वह अपनी माता को पहचानने लग जाता है।
किसको पहचानता है? माता को पहचानने लग जाता है। और 5 वर्ष का बच्चा होता है वो जटिल वाक्यों को बोलना शुरू कर देता है। और 9 वर्ष में बालक है दिन, समय, दिनांक, वार, सिक्के आदि को पहचानने लग जाता है। और 14 वर्ष का बच्चे को आते आते उसका संपूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। अगला प्रश्न है, जब शिक्षा हो गई, यानी अब है वो शिक्षा हो गई, शिक्षक केंद्रित, विद्यालय केंद्रित, मित्र केंद्रित या बाल केंद्रित? तो वर्तमान में शिक्षा पद्धति है वो बाल केंद्रित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से जिसका विकास होता है वृद्धि नहीं होती है वह है हड्डियां, मांसपेशियां, बुद्धि। तो इसमें क्या आएगा? बुद्धि। क्या है? बुद्धि। यानी बालक में वृद्धि केवल शारीरिक पक्ष की ही होती है। यानी वृद्धि किसकी होती है? हड्डियों की भी होती है, मांसपेशियों की होती है, यानी शारीरिक जितने भी पक्ष होते हैं उनकी वृद्धि होती है। लेकिन विकास है वो केवल और केवल मानसिक विकास ही होता है जिस है। और इसमें क्या है कि जैसे कि दांत हो गए, हड्डियां होगी, मांसपेशियां होगी, लंबाई है, वजन है, ये सब किस में आते हैं? ये शारीरिक पक्ष में आते हैं। और अभिवृद्धि को मापा भी जा सकता है और वह इसका अर्थ संकुचित होता है, लेकिन बुद्धि का सीधा मापन नहीं हो पाता है और ये है मानसिक विकास के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, एक बच्चा कक्षा में पढ़ाई प्रश्न पूछता है और उचित रूप में अर्थ है कि वह शरारती है, वह अधिक जिज्ञासु है, वह असामान्य है या वह प्रतिभाशाली है। तो एक बच्चा पढ़ाई कक्षा में प्रश्न पूछता है तो वह क्या है? जिज्ञासु है। अगर बच्चा अधिक जिज्ञासु है तो वह कक्षा में अधिक प्रश्न पूछेगा। और छात्रों में जिज्ञासा की तात्कालिक संतुष्टि है उनको अधिगम और आत्मविश्वास में वृद्धि करती है। अगला प्रश्न है, अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है दंड व आरोप, पुरस्कार व प्रशंसा, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा या अधिकारी बनने की इच्छा। तो इसमें क्या है? अधिगम की सफलता का मुख्य आधार क्या होता है? लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा, यानी लक्ष्य निर्धारण एवं उसके प्रति अभिप्रेरणा पर निर्भर करती है। अर्थात अधिगम का प्रथम सोपान है वो क्या होती है? अभिप्रेरणा ही होती है। अधिगम का प्रथम सोपान किसको माना है? अभिप्रेरणा को माना है। अगला प्रश्न है, कक्ष अधिगम के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है? वाद विवाद विधि का, करके सीखना विधि, अवलोकन विधि या उपरोक्त सभी? तो कक्ष में सभी विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। वाद विवाद का भी किया जा सकता है, करके सीखना भी और अवलोकन पर। ठीक है। अगला प्रश्न है, भूख एक चालक है और भोजन एक साधन है, साध्य है, उद्दीपक है या इच्छा पूर्ति है? तो भूख एक चालक है तो भोजन क्या होगा? एक उद्दीपक है। यानी मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम से हुई है, अर्थात जिसका अर्थ मूव या मोशन, अर्थात ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति गतिशील या सक्रिय हो जाता है। अभिप्रेरणा एक मानसिक प्रक्रिया या ये एक आंतरिक शक्ति है जो अंदर से किसी वस्तु को कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करती है। अगला प्रश्न है, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो मोटिवेशन के शब्द की उत्पत्ति हुई है फ्रेंच, जर्मन, लैटिन या खुई। तो कौन सी भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से। किससे हुई है? लैटिन भाषा से। आगे है, सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं है? यानी सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक घटक नहीं है? अधिगमकर्ता, आंतरिक अवस्था, प्रेरक या शिक्षक? तो क्या नहीं है? शिक्षक नहीं है। अगला प्रश्न है, रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की उम्र 12 वर्ष है तो रमेश की मानसिक आयु होगी 9 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष या
14 वर्ष, तो इसकी क्या होगी 12 वर्ष। कितनी होगी 12 वर्ष होगी। यानी बुद्धिलब्धि का एक सूत्र दिया गया है MA/CA गुणा में 100, गुणा में कितने आ जाएंगे 100। तो मानसिक योग्यता बटे वास्तविक आयु गुणा 100, और इस प्रकार इस सूत्र के द्वारा हम इसको निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 12 आएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की विधि है अवलोकन विधि, निर्धारण मानक, व्यक्ति इतिहास विधि या साक्षात्कार विधि। तो इसका सही आंसर है व्यक्ति इतिहास विधि। यानी व्यक्तित्व मापन की विधियों में 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली क्या है व्यक्ति इतिहास विधि, दूसरी है अंतरंग विश्लेषण की विधि। अगला प्रश्न है, निम्न में से जो व्यक्तित्व परीक्षण की विधि नहीं है वह है निरीक्षण, भ्रमण, शारीरिक परीक्षण या साक्षात्कार। तो इसका सही क्या होगा भ्रमण। यानी निरीक्षण और शारीरिक परीक्षण व्यक्तित्व अध्ययन की बहिरंग विधियां है, जबकि साक्षात्कार अंतरंग विश्लेषण विधि है। और व्यक्तित्व मापन के अंतर्गत आत्मनिष्ठ व व्यक्तिनिष्ठ विधियां ही मानी गई हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन की निरपेक्ष विधियां बताई हैं। यानी कौन कौन सी बताई हैं, आत्मकथा लेखन, प्रश्नावली, जीवन वृत्त विधि और उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या आएगा उपरोक्त सभी विधियां होती हैं। आत्मलेखन विधि ये विलियम वुंट ने दी थी। किसने दी थी विलियम वुंट ने। और जीवन वृत्त विधि है ये किसने दी थी टाइडमैन ने। किसने दी टाइडमैन ने दी थी। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले तत्व हैं वंशानुक्रम, वातावरण या वंशानुक्रम और वातावरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या है वंशानुक्रम और वातावरण ये दोनों चीज़ें ही ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा और भी कई हैं, जैसे जाति हो गई, परिपक्वता हो गई, आयु है, शिक्षा, आर्थिक दशा, लिंग भेद और बुद्धि। तो इनमें से कोई आपको 3 पॉइंट दे सकते हैं इनमें से, और एक अलग दे सकता है कि इनमें से कौन से प्रभावित करने वाला तत्व है या कौन सा नहीं है। अगला प्रश्न है, अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण है अल्फा आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, सैन्य सामान्य परीक्षण और टर्मन परीक्षण। तो इसमें सही क्या आंसर है, सही है आर्मी बीटा परीक्षण। ये क्या है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण 1917 में, कब है 1917 में अमेरिका में बनाया गया था। किसमें बनाया गया था अमेरिका में। यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उसके बाद में अमेरिका में नए सैनिकों की भर्ती करने के लिए उन्होंने सामूहिक बुद्धि परीक्षण है वो शुरू कर दिया था, जो 2 भागों में बांटा था, एक शाब्दिक था और एक अशाब्दिक था। जो और ये निरीक्षण लोग थे उनके लिए ही था। और इसमें क्या है कि इसमें 2 प्रकार से बनाया, एक आर्मी बीटा परीक्षण, दूसरा था आर्मी अल्फा परीक्षण। आर्मी बीटा परीक्षण था ये अशाब्दिक था, अशाब्दिक था और इसे क्रियात्मक परीक्षण भी कहा जाता था। इस परीक्षण का निर्माण अमेरिका में सेना भर्ती के लिए किया गया। दूसरा था और आर्मी अल्फा परीक्षण, और ये है एक सामूहिक भाषा परीक्षण था। ये है केवल शिक्षित व्यक्तियों के लिए। यानी इसमें क्या था, जो अल्फा परीक्षण था ये तो क्या था शिक्षितों के लिए। किसके लिए था, शिक्षित यानी जो पढ़े लिखे लोग थे उनके लिए था। और आर्मी बीटा था ये निरीक्षर लोगों के लिए था। किसके लिए था, निरीक्षर लोगों के लिए था। अगला प्रश्न है, बुनियादी या बेसिक शिक्षा का प्रत्यय है गांधी जी ने, टैगोर ने, डेवे ने और फ्रोबेल ने। तो बेसिक शिक्षा किसने दी थी, महात्मा गांधी ने दी थी, जिसे बुनियादी शिक्षा भी कहा। और बुनियादी शिक्षा में इसमें क्या कहा गांधी जी ने कि करके सीखो, इसने करके सीखने पर ज़्यादा जोर दिया गया था। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता को किस रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। यानी सृजनात्मकता को किस रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। सृजनात्मक मौलिकता है, नवीन है, औसतता है या असाधारण है। तो इसमें क्या है, औसतता है, औसतता होती है। अगला प्रश्न है,
जब बालक अपनी असफलताओं के दोष को किसी और के ऊपर लादने की कोशिश करके अपना तनाव कम करता है तो उसको क्या कहते हैं? रचनात्मक समायोजन, मानसिक समायोजन, स्थापन समायोजन या उपरोक्त सभी। तो जब अपने दोषों को किसी दूसरे के ऊपर थोपने लग जाता है तो वो किस में आता है? स्थानापन्न समायोजन। यानी ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या करते हैं? अपनी कमियों में दूसरों के ऊपर थोप कर खुद की संतुष्टि प्राप्त करता है, अर्थात वह अपना असफल स्थान है वो दूसरों को प्रदान करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार यह है स्थानापन्न समायोजन कहलाता है। अगला प्रश्न है, बच्चों के संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में या उपरोक्त सभी। तो किसमें होता है? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक 16 वर्षीय किशोर की मानसिक आयु 15 वर्ष है, वह श्रेणी में आएगा? वह कौन सी श्रेणी में आएगा? प्रतिभाशाली, औसत, मंद बुद्धि या जड़ बुद्धि? तो ये किस में आएगा? औसत बुद्धि में आता है। बुद्धि लब्धि है उसका सूत्र, बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। तो 15 बटा कितने हो गए? 15 बटा 16 गुना 100। और इसको अपने जब हल करेंगे तो 93.75 आएगा, जो कि 90 से यानी 90 और 109 के बीच के जो भी बालक या बालिकाएं होती हैं तो उनकी क्या होती है? बुद्धि लब्धि है वो औसत में मानी जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ शिशु का जन्म के समय भार होता है, यानी जन्म के समय उसका भार कितना होता है? 1.5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3.5 किलोग्राम या 2.5 किलोग्राम या 3.6 किलोग्राम। तो इसका कितना होता है? 3.6 किलोग्राम वजन होता है। यानी जन्म के समय शिशु का औसत भार है वो 3.6 किलोग्राम या 3.4 किलोग्राम का पास होता है। लड़कों का वजन है वो लड़कियों की अपेक्षा ज़्यादा होता है। और नवजात शिशु का वजन जन्म के पहले सप्ताह में क्या होता है? घटता है और बाद में 1 सप्ताह के बाद पुनः बढ़ना शुरू हो जाता है। और 6 माह के शिशु का वजन है वो 2 गुना हो जाता है। और 1 वर्ष के बच्चा है उसका वजन क्या होता है? 3 गुना हो जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण का सबसे उपयुक्त सिद्धांत है? ए, बाल केंद्रित का सिद्धांत, लचीला पाठ्यक्रम, क्रियाशीलता का सिद्धांत या आवर्ती का सिद्धांत? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बाल केंद्रीयता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निजी विद्यालयों में कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित करना आवश्यक है? 50%, 30%, 25 या 10? तो कितनी है? 25%। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु के पैरों के तलवों पर हाथ लगाने या ठोकने पर वह उंगलियों को आगे की ओर मोड़ता है, यह क्रिया क्या है? मोरावस्था, रूटीन अवस्था, बेबिन्स की अवस्था या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो कौन सी अवस्था होगी? बेबिन्स अवस्था। यानी नवजात शिशु के आगे कोई भी वस्तु लाने पर वह अपने हाथ और पैरों को उसकी ओर को पकड़ने की कोशिश करता है और यह क्रिया क्या कहलाती है? मोरावस्था कहलाती है। जब उसके सामने कोई चीज़ लेके आते हैं तो वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, तो वो तो अवस्था कौन सी होती है? मोरावस्था होती है। और जब शिशु कोई अपने गाल के को छूने की कोशिश करेंगे उसको तो वह मुंह को खोलेगा, तो ये मुंह को खोलना क्या कहलाती है? रूटीन अवस्था कहलाती है। यानी किसी भी चीज़ को हाथों को आगे करता है तो वह मोरावस्था हो जाती है। और जब वह किसी चीज़ को अपने उसके मुंह के हाथ लगाएंगे तो वह अपने मुंह को खोलने की कोशिश करता है, तो वो रूटीन अवस्था कहलाती है। और जब हम उसके पैरों के तलवों के हाथ लगाएंगे तो वह अपनी उंगलियों को आगे पीछे की मोड़ता है, तो वह उसको बेबिन्स की अवस्था कहलाती है। ये 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। अगला प्रश्न है, अपनी कमियों को दूसरों पर थोपना यह है युक्ति है? प्रतिगमन, प्रक्षेपण, औचित्य स्थापन या शोधन? तो अपनी कमियों को दूसरों के ऊपर थोपना क्या कहलाता है? औचित्य स्थापन कहलाता है। यानी प्रक्षेपण करने की पद्धति है। तो प्रक्षेपण का अर्थ क्या होता है? अपनी कमियों को दूसरों के ऊपर डालना। यानी अपनी कमियों को दूसरों के ऊपर डालना वो क्या कहलाता है? प्रक्षेपण कहलाता है। और
इसमें व्यक्ति क्या करता है कि अपने दोष हैं वो किसी दूसरे के ऊपर मंडना शुरू कर देता है और खुद समायोजित हो जाता है। जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा और ये सब क्या हो गए, इसमें इसी के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है भारत में सृजनात्मकता का मापन किसने किया था? यानी भारत में सृजनात्मकता का मापन किसने किया था? तो किसने किया था? विलियम वुंट ने, डॉक्टर रघुवीर ने, B.K. पासी ने या गिलफोर्ड ने? तो किसने किया था? B.K. पासी ने किया था। भारत में इंदौर के B.K. पासी हैं, उनके द्वारा 1972 में, कब है? 1972 में स्कूली बालकों की सृजनात्मकता को मापन करने के लिए एक सृजनात्मक परीक्षण तैयार किया गया था। और सृजनात्मकता का मापन अपसारी चिंतन पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? ये अपसारी। और बुद्धि किस पर होती है? अभिसारी पर। बुद्धि किस पे होती है? अभिसारी चिंतन पर। अगला प्रश्न है अचेतन मन में दमित इच्छा जब चेतन मन में आकर बार बार परेशान करती है तो कहलाती है बगनाशा, कुंठा, दुश्चिंता या तनाव। तो अचेतन मन की दमित इच्छाएं जब चेतन मन में बार बार आकर परेशान करती है तो उसको क्या कहते हैं? दुश्चिंता कहा जाता है। बगनाशा में क्या होता है कि बगनाशा में बार बार कोशिश करने के बाद भी जब प्राणी असफल हो जाता है तो वह निराश हो जाता है और इस निराशा की स्थिति को क्या कहा जाता है? बगनाशा कहा जाता है। और कुंठा इसमें क्या होता है कि बगनाशा को ही कुंठा का नाम दिया गया है। और तनाव में क्या करता है? तनाव में व्यक्ति है वो जब वह व्यक्ति समय परिस्थिति के अनुसार कार्य नहीं कर पाता है और वह असफल हो जाता है तो वह तनाव का शिकार हो जाता है। अगला प्रश्न है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया किसने किया था? हॉटसोर ने, फोर्ट बियर्स ने, गेट्स ने या मे ने? तो किसने किया था? बियर्स ने। किसने किया था? बियर्स ने किया था। 1908 में, कब है? 1908 में बियर्स ने सर्वप्रथम मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का शब्द का प्रयोग किया था और उन्होंने अपनी क्या है ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ नामक एक पुस्तक लिखी थी। और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को मानसिक आरोग्य के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या है? मानसिक आरोग्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किसने प्रकाशित किया था? भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किसने प्रकाशित किया था? डॉक्टर भाटिया ने, कुप्पास्वामी ने, डॉक्टर राइस ने या स्टर ने? तो सबसे पहले किसने प्रकाशित किया था? डॉक्टर राइस ने। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में अन्य प्रश्नों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर को दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिले। और अपने सुझाव हैं जो भी वो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि क्योंकि आपके पेपर है वो काफ़ी नज़दीक ही आ गए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। धन्यवाद।